आपके चैनल कोसी कियास में आज मैं आप लोगों के सामने बेस्ट सीरीज फॉर जीके लेके आया हूँ। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जितने भी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारा हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको पर डे 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है ये खास करके अभी आरआरबी, एएलपी, जेई और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सीरीज़ अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें अभी मैं स्टार्टिंग में आरआरबी, जेई और आरआरबी, एएलपी के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे उसका डिस्कशन करूंगा। जब हमारा आरआरबी, एएलपी और जेई का जितना क्वेश्चन आया हुआ था वो सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं एनटीपीसी स्टार्ट करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी बच्चे आरआरबी, एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आरआरबी, एएलपी में और आरआरबी, जेई में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इससे कर लेते तो आपको सबसे पहले एक तो पैटर्न पता चल जाएगा। दूसरा जो देखोगे आप ना कि इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना कि आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे लिए गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे बच्चे जैसे देखिए आरआरबी, एएलपी में बहुत बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर 40 से 45 के बीच में है। अगर आप ये जो जनरल नॉलेज है इसमें अगर आप 10 में 5 भी ले आते हो तो आप सोचो आपका 5 मार्क्स बढ़ जाएगा, मतलब आप 50 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और मैं तो कहता हूं अगर आप इस सीरीज़ के 3000 क्वेश्चन आप कर लिए तो आपको 10 में से 7-8 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। करंट अफेयर्स का छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन रेलवे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग फिर से प्लेज लेते हैं कि हम लोग पक्का 100% हम लोग इस सीरीज़ का जो भी वीडियो आएगा उसको हम डेली का डेली देखेंगे। ये नहीं करेंगे कि आज का वीडियो 4 दिन बाद देख रहे हैं, एक दिन में 4 वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हम 30 ही क्वेश्चन करें, लेकिन 30 क्वेश्चन हमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इस सीरीज़ को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये हमारा आरआरबी, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि जो हमको क्या करना है, हमको पानी को गर्म करना है, पानी को क्या करना है, बॉयल करना है, ठीक है। और हमको उसको रूम टेम्परेचर पे करना है। जो रूम टेम्परेचर है ना, जैसे पानी कितने डिग्री पे गर्म होता है आप सारे लोग जानते हैं कि पानी जो है जनरली वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। लेकिन हमको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे गर्म करना है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर आपको पानी को गर्म करना है तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा प्रेशर है, रूम का जो प्रेशर है उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो अगर रूम का प्रेशर आप घटा दीजिएगा तो जो पानी है वो क्या होने लगेगा, रूम टेम्परेचर पे ही गर्म होने लगेगा, तो एट लो प्रेशर, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। देखिए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जो हमारा टेम्परेचर होता है किसका, वेपर प्रेशर का, लिक्विड का, वो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। इतना बात आप समझ गए। जैसे ही आप प्रेशर को रिड्यूस कीजिएगा तो जो आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट से। अगर प्रेशर आप घटाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इतना बात आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2019। वर्ल्ड वाटर डे 2019 का हमारा थीम क्या था, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा थीम था, ये थीम था बेसिकली लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। जो हमारा थीम था, इसका थीम क्या था, किस पे बेस्ड था, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है ये हमारा जनरली 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है जनरली 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग किस चीज़ पे करें, फोकस करें किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर पे। तो जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे 2019 में मनाया गया था उसका जो हमारा थीम था वो क्या था, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, वर्ल्ड वाटर डे हम लोग को मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विथ विच स्पोर्ट वाज अर्थुर पेरेरा एसोसिएटेड, ठीक है। तो देखिए जो मेरा अर्थुर पेरेरा है वो क्या है, वो एक इंडियन फुटबॉलर है। जो हमारा ऑथर पेरेरा है ये क्या है, हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं बताइए, जो हमारे मतलब
क्या होता है, वो कब थे, वो जब इंडिया का टूर हुआ था रसिया में, तो वो इंडिया के साइड से स्ट्राइकर का रोल प्ले करते थे, स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। जो हमारे अर्थुर परेरा थे, ये 1971 के प्लेयर हैं जो कि इंडिया से खेलते थे, इंडिया से स्ट्राइकर के तौर पे खेलते थे। और ये कौन से टूर के हिस्सा थे, तो जब इंडिया रसिया टूर पे गई थी तो वो उस टूर के हिस्सा थे, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने संतोष ट्रॉफी भी जीता है। जो संतोष ट्रॉफी कब जीता है इन्होंने, 1971 से लेकर 1976 के बीच में एक संतोष ट्रॉफी हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये हमारा महाराष्ट्र में हुआ था। तो जो हमारे अर्थुर परेरा हैं, इन्होंने क्या जीता था, तो इन्होंने हमारा एक संतोष ट्रॉफी भी जीता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और अभी जो हमारे अर्थुर परेरा हैं, ये एक स्कूल चलाते हैं, और इनका स्कूल का क्या नाम है, इनका स्कूल नाम है फिजिकल एजुकेशन टीचर एट सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है। इतना बात आप समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द टाइम पीरियड बिटवीन अ फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लोअर देन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो देखिए जो मेरा टाइम पीरियड होता है फुल मून डे का और नेक्स्ट फुल मून का, उसके बीच में जो हमारा गैप होता है वो कितने दिन का होता है, 29.5 डेज़ का होता है। कितने दिन का होता है हमारा, 29.5 डेज़ का होता है, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा मून होता है, जो हमारा मून होता है वो कितने दिन में अर्थ का चक्कर लगाता है, तो मून जो है हमारे अर्थ का चक्कर लगाने में लगाता है 27.33 डेज़, ठीक है। जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ को चक्कर लगाने में कितना लगाता है, 27.33 डेज़ लगाता है, ठीक है। जो हमारा मून है उसका जो शेप है वो हमारा चेंज नहीं करता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि उसका शेप चेंज कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फुल मून, नेक्स्ट फुल मून, तो हम लोग को क्या लगता है कि मून का जो है शेप है वो चेंज हो रहा है, तो नहीं, मून का शेप नहीं चेंज होता है, बस हमको ऐसा अपियर होता है कि जो हमारा मून है उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हो नहीं रहा होता है, ठीक है। जो हमारा मून है वो एग्जैक्टली 29 डेज 12 आवर एंड 44 मिनट लेता है। कहाँ हमारा, और जैसे देखिए हमारा ये अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है। देखिए ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो हमारा जो मून है ये 29 डे, देखिए 29 डे 12 आवर, ठीक है, 29 डे 12 आवर और 44 मिनट लेता है इस सन और अर्थ के बीच में आने में, ठीक है। और इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल मून डे। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल मून डे। आप समझ गए फुल मून डे क्या होता है। फुल मून डे हम उसको बोलते हैं जब जो हमारा मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहाँ है हमारा, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है ये हमारा अटल नगर में है, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अटल नगर में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एडवांस आईटी सोल्यूशन के कंपनियाँ हैं, यहाँ पे स्मार्ट गवर्नेंस तकनीक से काम हो रहा है, ठीक है। और सिटीजन और सेफ्टी के सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए सारे काम को यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो हमारा इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो हमारा अटल नगर छत्तीसगढ़ में है। इसका यहाँ पे क्या, एक तो सबसे पहली बात स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवांस आईटी सॉल्यूशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेंस सॉलिड नोन ऑन द अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ का जो लीस्ट डेंस सॉलिड है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एग्रोफीन है, जो हमारा एग्रोफीन है ये हमारे अर्थ का लीस्ट डेंस सॉलिड है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और इसके पास सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये हमारे अर्थ का क्या है, लाइटेस्ट सॉलिड एवर मेड है। ये हमारे अर्थ का लाइटेस्ट सॉलिड एवर मेड है। अभी तक जितना भी सॉलिड बनाया गया उसमें ये क्या है, हमारा लाइटेस्ट है। इतना बात आप समझ गए, इतना बात आप समझ गए, ठीक है। आप बोलेगा बिल्कुल सर, ये मटेरियल कहाँ बनाया गया था, जो हमारा एर्गोफ्रेन मटेरियल है ये हमारा बनाया गया था झींग यूनिवर्सिटी में, झींग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। झींग यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 2013 में इसको बनाया गया था। इतना बात आप समझ गए। जो हमारा एर्गोफिन है ये जनरली किस चीज़ से बनाया जाता है, तो एर्गोफिन जिस मेथड से बनाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलाइजेशन। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, लाइपोफिलाइजेशन,
सिविलाइजेशन, ठीक है। इस मेथड से इसको बनाया जाता है। तो समझ गए, जो हमारे अर्थ का सबसे लीस्ट डेंस सॉलिड है वो कौन सा है, एर्गोफिन है। इसको जीजांग यूनिवर्सिटी में 2013 में बनाया गया था और इसको बनाने के लिए जो तकनीक यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफोलाइजेशन, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन टोबाको। टोबाको में क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए जो हमारा टोबाको होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोबाको जो होता है ये हमारा कैंसर डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। जो हमारा निकोटीन है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, बॉडी पे बहुत सारा इसका साइड इफेक्ट होता है। जो हमारा निकोटीन है ये हाईली एडिक्टिव है, मतलब आपको इसका लत लग सकता है। जो हमारा निकोटीन है ये हमारे हार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लंग, किडनी को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। जो हमारा निकोटीन है ये एक तरह का क्या होता है, क्लियर लिक्विड होता है। ये क्या होता है, एक तरह का क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल डांस ओडिसी। ओडिसी कहाँ का डांस है, तो देखिए ओडिशा जो है ये हमारा, ओडिसी जो है ये हमारा ओडिशा का क्या है, क्लासिकल डांस है। क्या है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। फिर कह रहा है देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिपब्लिक बिकॉज इट। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिपब्लिक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी राजा महाराजा, ना यहाँ पे कोई किंग है, ना यहाँ पे कोई क्वीन है, ना यहाँ पे कोई किंग है, ना कोई यहाँ पे क्वीन है। ऐसा भी नहीं है कि मान के चलिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर बना रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट। हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे किसी का वंशवाज नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार के लोग क्या बनेंगे, राजा वगैरह बनेंगे। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा इंडिया में जो लोग आते हैं वो किस चीज़ से आते हैं, इलेक्टेड आते हैं, ठीक है। और उसको हेड कौन करता है, तो हमारा प्रेसिडेंट करता है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन है वो फिक्स्ड है 5 ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन क्या होता है, फिक्स और इनडायरेक्ट वे में होता है। तो देखिए कह रहा था प्रोवाइड फॉर एडल्ट फ्रांचाइज नहीं होगा, कॉन्टेक्ट बिल ऑफ राइट नहीं, प्रोवाइड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ का क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है व्हेन इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन जो हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हेन इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व। जो हमारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है ये हमारा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसको कौन मनाता है, तो हमारा 14 दिसंबर को हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है ये जनरली किसके अंदर आता है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है। तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ठीक है। कह रहा है विच मुगल एम्परर फाउंड फतेहपुर सिकरी एज हिज कैपिटल सिटी, ठीक है। फतेहपुर सिकरी, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारा एक क्या था, मुगल एम्परर था अकबर, जिन्होंने क्या किया था, फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल सिटी बनाया था। तो फतेहपुर सिकरी को कैपिटल सिटी कौन बनाए थे, तो अकबर ने बताया था। कौन ने बनाया था, अकबर ने बताया था। और हमारा बात करते हैं फतेहपुर सिकरी कब बना था, तो फतेहपुर सिकरी जो है ये 1571 से लेके 1585 के दौरान इसको क्या कर दिया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो है हमारा फतेहपुर सिकरी जो है ये 11 किलोमीटर लॉन्ग वॉल से बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो फतेहपुर सिकरी जो सिटी है ये क्या है, एक तरह का प्लांट सिटी था, ये वहाँ का कैपिटल था, ठीक है। समझ में आ गया। और हमारा फतेहपुर सिकरी का है, तो फतेहपुर सिकरी जो है ये आगरा से 37 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हमारा जो फतेहपुर सिकरी है ये हमारा रेड सैंडस्टोन से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम प्रपोज्ड बाय द HRD मिनिस्टर टू टेक एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है कि हमारा जो HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट वाला जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको बताना है, बताइए। तो देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ।
तो जो हमारा कौन सा मिनिस्ट्री है, तो देखिए जो हमारा साला अस्मिता है, जो हमारा साला अस्मिता है, ये एक तरह का हमारा प्रपोज्ड प्रोग्राम है जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है, जिससे क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और इसका ये एम है कि 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए, इसके थ्रू जोड़ दिया जाए। और वो कौन से क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 के ये स्टूडेंट होंगे, क्लास 1 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे। और टोटल 25 करोड़ बच्चों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है, ठीक है। और ये पूरे दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम होने वाला है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, ठीक है। कौन से इंडियन प्रेसिडेंट हैं जो सबसे ज़्यादा दिन तक रहते। तो देखिए जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, वो हमारा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट दिन तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। कोई पूछेगा कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा, 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई के विलेज में हुआ था। जीरादेई कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, जो अभी सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमारे पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, और ये हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, ठीक है। इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक क्या किया था, इन्होंने राष्ट्रपति पद पे अपना योगदान दिया था, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको भारत रत्न से भी क्या कर दिया गया है, सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो आप बोलेगा 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन अप्रैल हैज सेंट ए टीम ऑफ क्लाइंबर अप माउंट एवरेस्ट टू रीमेजर इट्स हाइट, ठीक है। तो हमारा माउंट एवरेस्ट को रीमेजर करने के लिए अप्रैल में किसने भेजा था टीम, तो हमारे नेपाल ने भेजा था। किसने भेजा था, नेपाल ने भेजा था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है द रूलिंग ऑफ थंडर ऑकर ड्यू टू, थंडर क्या होता है, तो देखिए थंडर जो होता है, जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जो क्या करता है, हमको सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो हमको सुनाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थंडर। और ये किसके द्वारा थंडर आता है, तो आप देखते होंगे जब भी बारिश होता है तो आपको क्लाउड का गरजना सुनाई देता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ठनका आवाज़ कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, एज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ which of these product will have ripple effect in increasing the price of many product thereby resulting in inflation। बताइए ये हमारा सबसे पहले तो बताइए ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप बोलेगा सर ये इकोनॉमिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स टॉपिक का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है कि एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ विच ऑफ दिस प्रोडक्ट विल हैव ए रिपल इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ मेनी प्रोडक्ट। कह रहा है कि आपको ऐसा इन सारे में से बताना है कि जिसका अगर हम प्राइस बढ़ा देना, जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास सामान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दूध है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के समझा रहा हूँ। जैसे मैं अगर दूध का प्राइस बढ़ा दूँ तो जो और भी सामान है उसका प्राइस बढ़ जाए। तो जैसे ऑप्शन आपको दे रहा है एग, ठीक है, फिर आपको दे रहा है कर्ड, फिर आपको दे रहा है स्वीट्स, ठीक है, फिर आपको दे रहा है क्या, पेड़ा, ठीक है, फिर आपको दे रहा है पनीर, ठीक है, फिर आपको दे रहा है घी, ठीक है। इतना ऑप्शन है। मैं पूछूं कि अगर मैं मिल्क का प्राइस बढ़ाता हूं तो इसमें किसका किसका प्राइस आप बढ़ जाएगा, तो आप बोलेगा कि सर मिल्क से दही बनता है, ठीक है, तो हमारा दही का भी प्राइस बढ़ जाएगा, मिठाई का प्राइस बढ़ जाएगा, पेड़ा का प्राइस बढ़ जाएगा, पनीर का बढ़ जाएगा, घी का बढ़ जाएगा। लेकिन बताइए अंडा का बढ़ेगा क्या, तो आप बोलेगा नहीं सर अंडा का नहीं बढ़ेगा क्योंकि अंडा मिल्क से संबंधित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि हम किसका प्राइस बढ़ा देंगे तो हमारा सबका प्राइस बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर आप पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बढ़ जाएगा, माल ढुलाई बढ़ जाएगा, माल ढुलाई बढ़ने से क्या होगा, आपका सब्जी बढ़ जाए, सब्जी का दाम बढ़ सकता है, दवा का दाम बढ़ सकता है, बहुत कुछ का दाम बढ़ सकता है। लेकिन आप ऑटोमोबाइल गाड़ी का दाम बढ़ाइएगा तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। मोबाइल को आप मोबाइल का दाम बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, किसी के आप चीनी का दाम पे उस पर थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, चाहे टमाटर के दाम पे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दूँ तो टमाटर कहाँ से आता है, टमाटर कहीं से अदर स्टेट से आता है, ठीक है, तो वहाँ से उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। फिर कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द
स्पेकुलेटिव फिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से, ठीक है। जो हमारा स्पेकुलेटिव फिक्शन है बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से, इसको कौन लिखा है? तो देखिए इसके राइटर हैं अनिल मेनन। अनिल मेनन साहब इस किताब को लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये अनिल साहब का क्या था? फर्स्ट नॉवल था, सॉरी ये अनिल साहब का क्या था? यह अनिल साहब का हमारा सेकंड या थर्ड बुक था। इस नॉवल के बारे में बताता हूँ। दिस नॉवल टेल द स्टोरी अबाउट ए प्लेस ऑफ फिक्शन एंड ट्रूथ इन द मिडिल ऑफ पर्सनल सोशल एंड पॉलिटिकल कैटलिज्म। ये हमारा क्या करता है? ये एक फिक्शनल बेस्ड स्टोरी है, इसमें हमको ये ट्रुथ बताने का कोशिश करता है। अनिल साहब का जो हमारा फर्स्ट बुक था उसका नाम क्या था? उस बुक का नाम था द बीस्ट विथ 9 बिलियन फीट। जो हमारा अनिल मेनन साहब है, इनका जो फर्स्ट बुक था, इनका क्या नाम था? द बीस्ट विथ 9 बिलियन फीट इनका पहला किताब था। क्या था? द बीस्ट विथ 9 बिलियन फीट, अनिल मेनन साहब का ये हमारा पहला किताब था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाब रेलवे टनल इज़ लोकेटेड इन। पीर पंजाब रेलवे टनल कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो देखिए जो हमारा पीर पंजाब टनल है ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। जो हमारा पीर पंजाब टनल है ये कहाँ पे है? हमारा जम्मू कश्मीर में है। इसको हम लोग बनिहाल रेलवे टनल भी बोलते हैं। पीर पंजाब रेलवे टनल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनिहाल रेलवे टनल। इसको हम लोग बनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। और इसका अगर आपसे लंबाई एग्जाम में पूछे तो आप क्या बोलिएगा? 11.21 किलोमीटर, ठीक है। और आपको पीर पंजाल टनल कब देखने के लिए, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जब आप जम्मू से बारामूला जाइएगा तो आपको उसी के बीच में पीर पंजाल रेलवे ट्रैक देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बनिहाल रेलवे टनल भी बोलते हैं। ये 11.21 किलोमीटर लंबा है और इसका अभी क्या हो चुका है? ये बनके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कह रहा है बाय विच लेजिस्लेशन वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया और पाकिस्तान का जो हमारा विभाजन हुआ था वो कौन से एक्ट से हुआ था? तो वो एक्ट हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पाकिस्तान से कैसे होगा? पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंडियन पार्टीशन एक्ट से भी नहीं हुआ था। ये हुआ था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। और इसी के तहत क्या हुआ था कि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान है इसको 2 इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। और ये बिल कहाँ पे पास हुआ था सोचिए? तो ये बिल पास हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। देश हमारा था लेकिन बिल कहाँ पास हो रहा था बताइए? यूनाइटेड किंगडम में। फिर कह रहा है देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बम विच इज़ करेंटली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड। तो ये बुक किनका था? तो ये बुक हमारा लिखा गया था करण महाजन के द्वारा, ठीक है। स्मॉल बम, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बम किसके द्वारा लिखा गया था? करण महाजन के द्वारा। और इसको डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए भी किस चीज़ से क्या किया है? शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये बुक नेशनल बुक अवार्ड भी जीत चुका है, कब? 2016 में, ठीक है। विच नेशनल हाईवे एमॉन्ग द फॉलोइंग कनेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो देखिए आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा NH44 है, जो हमारा NH44 है जिसको हम लोग पहले NH7 के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा इंडिया का ऐसा नेशनल हाईवे है जो इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या करता है? कवर करता है। अगर आप बोलेगा कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है तो ये हमारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है। ये हमारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है और साउथ में कन्याकुमारी तक को इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा टोटल 3745 किलोमीटर लंबा ये रोड है, ठीक है। NH44 जिसको हम लोग पहले NH7 के नाम से जानते थे, ये हमारा श्रीनगर को साउथ के कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है और टोटल डिस्टेंस जो है ये कवर करता है 3745 किलोमीटर। और इसके बीच में ये हमारा श्रीनगर से चल के वाराणसी, नागपुर, कौन कौन से स्टेट से पास होता है आप देख लीजिए। वाराणसी, नागपुर, ये मैं उस स्टेट का सिटी लिख रहा हूँ। हैदराबाद भी इससे कनेक्ट होता है। बेंगलोर भी जाता है ये, मदुरई जाता है ये, ठीक है, मदुरई जाता है और आपका कन्याकुमारी जाता है, ठीक है। ये इंडिया का क्या है? एक सेकेंड लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड रोड नेटवर्क है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो जो हमारा आर्टिकल 14 to 18 है ये हमारा किस चीज़ को डील करता है बताइए? तो ये हमारा राइट टू इक्वालिटी को डील करता है। क्या करता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? 14 हमारा क्या है? 14 हमारा क्या कहता है बताइए? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष क्या होगा? हम सब समान है, ठीक है। 15 हमारा क्या बोलता है कि हमारे साथ जाति, धर्म, क्लास
कहाँ पे आप जन्म लिए इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। 16 क्या कहता है कि हम लोग को क्या है जो लोक नियोजन होगा, जैसे अभी रेलवे का वैकेंसी है इसमें सबको क्या होगा फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 17 क्या कहता है, 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। और 18 क्या कहता है बताइए, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करेक्ट बताना है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ था, तो देखिए जो हमारा ग्राम पंचायत है उसका फॉर्मेशन हमारा आर्टिकल 40 के थ्रू हुआ था। क्या हुआ था, आर्टिकल 40 के थ्रू, तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारा आर्टिकल 44 के तहत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारा आर्टिकल 44 के तहत आता है, तो राइट ऑप्शन किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है ये हमारा आर्टिकल 48 के तहत आता है, ठीक है, तो हमारा ये किसका हो जाएगा, सी का। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस में आता है, हमारा आर्टिकल 50 में। रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, यूसीसी हमारा 44, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री हमारा 48 और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन द वाटर ऑफ, जो हमारा ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा गंगा में पाया जाता है। ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है। और इसी को हम लोग साउथर्न एशियन रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डॉल्फिन्स होते हैं ये जनरली कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है इनका। और ये जो डॉल्फिन है इनका भी मेजर खतरा क्या है, ये क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो ये इनका मेन कारण है क्या, तो हम लोग जो पॉल्यूशन इतना कर रहे हैं, एक्सीडेंटल फिश गियरिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है हमारा जो टेम्परेचर वगैरह जो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इनको क्या है अभी खतरा है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जो हमारा ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा था इंपॉर्टेंट पास दैट लिंक केरला विद तमिलनाडु इज़, ठीक है, कौन सा ऐसा पास है जो हमारा केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो केरला के तमिलनाडु से जो केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करने वाले पास को हम लोग बोलते हैं पाल घाट पास। क्या बोलते हैं, पाल घाट पास, ठीक है। और ये पाल घाट गैप के पास लोकेटेड है, कहाँ पे, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के पलक्कड़ में ये क्या है लोकेटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। पालघाट गैप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड, कोयम्बटूर और पलक्कड़ केरला के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से हिल के बीच में, तो ये लोकेटेड है हमारा नीलगिरी हिल्स के बीच में। कहाँ पे लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स के बीच में लोकेटेड है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, पालघाट केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है EI Nino is a complex weather system that appear once every 3 to 7 years. Here what is the meaning of the word E Nino? E Nino का मतलब होता है काइल्ड क्राइस्ट। E Nino का मतलब क्या होता है, चाइल्ड क्राइस्ट। क्या नाम होता है, चाइल्ड क्राइस्ट, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ द तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ इंटर, ठीक है। क्या कॉज करता है जिसकी वजह से जो हमारा तमिलनाडु है उसके में क्या होने लगता है, रेनफॉल होने लगता है जैसे ही हमारा विंटर का शुरुआत होता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमिलनाडु में जो हमारा विंटर का जो स्टार्टिंग फेज है उसमें बारिश करवाने के लिए, ठीक है। फिर देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो जावेदी हिल्स है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो देखिए जो हमारा जावेदी हिल्स है ये हमारा ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। दोदा बेटा जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है बताइए, तो दोदा बेटा हमारा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आया। और जो हमारा जैनिता हिल्स है ये हमारा मेघालय प्लेटू से रिलेटेड है। और जो हमारा पटकई हिल्स है, जो हमारा पटकई हिल्स है ये हमारा किससे रिलेटेड है, पूर्वांचल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं तो बताइए, देखिए जो हमारा जयवादी हिल्स है ये हमारा नॉर्थ तमिलनाडु में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है हमारा, तो ये हमारा पोनियार और पलवर लीवर के बीच में है, ठीक है, इतना बात समझ गए। जो हमारा जैंतिया हिल्स है, जो हमारा जैंतिया हिल्स है ये हमारा मेघालय प्लेटू के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे हमारा कैसा सॉइल होता है, तो यहाँ का जो सॉइल है वो हमारा लेटेराइट सॉइल है। जो हमारा पटकई हिल्स है
है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। और आज का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इज प्लेस्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ पेंसुला रिवर। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है किस चीज़ का, जो हमारा नॉर्थ से साउथ में बैठता है, पेंसुला रिवर का क्या है वो पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा महानंदी है, ठीक है, जो हमारा गोदावरी है, जो हमारा कृष्णा है, ये क्या है हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो हमारा कौन कौन सा इसका पूरा मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, एक तो हमारा महानंदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, ठीक है, एक और मेरा होता है वागई और एक और होता है मेरा पेन्नार। ठीक है, ये सब मेरा क्या है करेक्ट सीक्वेंस है, जो नदी हमारा ईस्ट वर्ल्ड के तरफ बहती है, मतलब पेंसुलर इंडिया के तरफ जाती है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के क्वेश्चन को हमने लिया है और इसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है। तो आपको देखिए, आपको क्या होगा ना, आपको मैं मानता हूँ जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिमाग से एक बार वो चला जाना चाहिए कि अगर वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो आपसे बनेगा। और कितना क्वेश्चन लाएंगे ये जीके में, ठीक है, फिक्स पैटर्न है। यूपीएससी वाला तो पूछेंगे नहीं, लेवल भी तो एग्ज़ाम का मेंटेन करना है इनको। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल कोसी की आस 2024 से जुड़ के इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है।